चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सोलर सिस्टम, खगोल विज्ञान। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था भारत के बारे में मैंने आपको लगभग चीज़ें सब बता दी हैं। कुछ पॉइंट अगर बच गया है तो उसकी चर्चा हम जो है बाद में आपसे करेंगे, ठीक है ना। या आपसे हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि कैसे जो कुछ छूटा होगा, जैसे जनजातियां छूटी हुई हैं भारत में और विश्व की जनजातियां छूटी हुई हैं। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनको हम अलग से देख करके उसको एक क्लास दो क्लास अलग से करवाऊंगा, तो इंडिया का लगभग खत्म हो जाएगा। तो पहले हम खगोल विज्ञान अगर नहीं समझेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि चीज़ें समझ पाना आसान नहीं होगी, क्योंकि खगोल विज्ञान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है हमें खगोल विज्ञान जानना जरूरी है। जैसे खगोल विज्ञान में सूर्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य का क्या इंपॉर्टेंस है, सौरमंडल किसे कहते हैं और अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। जब ये सब जानेंगे तो हम विश्व के भूगोल के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग सोलर सिस्टम से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सोलर सिस्टम होता क्या है, तो सूर्य और उसके द्वारा जो ग्रह होते हैं उनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये मैप देखो आपको बना हुआ है, देखिए ध्यान समझना। जैसे ये है आपका सूरज, ये सन है, और सन के चारों तरफ देखो चक्कर लगाया जा रहा है। तो जो ग्रह चक्कर लगाते हैं इसको कहते हैं परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करना कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो सूर्य की परिक्रमा देखो हर ग्रह अपने अपने रास्ते पे कर रहा है, कोई किसी के रास्ते को काट नहीं रहा है, ठीक है। और जब इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है। जो ग्रह का अपना प्रकाश न हो और जो ग्रह पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक निश्चित पथ पे लगाता हो, जो अपना मार्ग ना भटकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। याद रहेगा सबको, उसी को हम वहाँ ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस समय वर्तमान में हमारे पास हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सूर्य को अगर छोड़ दिया जाए तो सूर्य के अलावा हमारे ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह टोटल हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में उसको हम प्लेटो को ग्रह की उससे हटा दिए हैं ग्रुप से। तो हमारे पास वर्तमान में टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सबकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल बात है। आप देखो किसी का कोई मार्ग काट नहीं रहा है, ठीक है, और सब जो है चक्कर लगा रहे सूर्य का। लेकिन एक चीज गौर करना कि जो सूर्य के ज्यादा नजदीक होगा वो तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, लेकिन जो सूर्य के जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे, जो भी ग्रह सूर्य से दूर जाएंगे वो सूर्य का चक्कर क्या होगा, बहुत देर में लगाएंगे, और उनकी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में वो काफी ज्यादा समय लेंगे। बात याद रहेगा सबको। तो ये सौर मंडल का एक आपको मैप के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि देखो सौर मंडल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। दूसरा, अब यहाँ क्या है, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सौर मंडल पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ेंगे अगर, तो हमारे जो सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य के साथ 9 ग्रह, तो 9 ग्रह नहीं अब 8 ग्रह हो गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ 9 ग्रह जानबूझ के लिखा है कि हमें यहाँ पे प्लेटो को भी पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे 9 ग्रह को लिखा हूँ, लेकिन यहाँ हमें 8 ग्रह हमें जानना है, ठीक है। उनके उपग्रह, कुछ शुद्ध ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल होते हैं। शुद्ध ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उपग्रह क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इन सब की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सौर मंडल में सब मिल करके तब सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सौर मंडल का निर्माण में इस सब का योगदान होता है, तब जाकर के एक सौर मंडल पूरा बनता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है, कि सभी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य को जो है चारों तरफ घूमते हैं। तो जब सूर्य के चारों तरफ घूमे तो उसको क्या कहेंगे, परिक्रमा कहते हैं, ठीक है ना, परिक्रमण पथ कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। लेकिन जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमता रहे तो उसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो जब एक चक्कर पूरा करती है तभी तो दिन और रात होते हैं, और जब पूरे पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम आगे सब करेंगे, ठीक है। पृथ्वी के बारे में अलग से हम बताएंगे। तो जो मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ उसमें पृथ्वी को नहीं बताऊंगा, पृथ्वी को हम अलग से बताएंगे, इसलिए पृथ्वी को हम यहाँ पे अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगा समय
उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के जो चारों ओर एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे उस ग्रह का क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। जैसे पृथ्वी, अभी मैंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन में लगाती है। 365 1/4 दिन में लगाती है। तो 365/4 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं हमारे ग्रह का। तो उसी तरह से हर ग्रह का अपना अपना वर्ष होता है। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी, बहुत आसान भाषा में है कि जो सूर्य चक्कर, जो सूर्य के ज्यादा नजदीक होगा वो सूर्य चक्कर जल्दी लगाएगा, लेकिन जो दूर होगा वो सूर्य चक्कर क्या होगा, बहुत देर में लगाएगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग ये बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है, यह अवधि सूर्य के से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। क्या किस पर निर्भर करती है, यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। जो भी मैंने आपसे बताया कि जो ग्रह सबसे नजदीक होगा वो जो है जल्दी चक्कर लगा लेगा। जैसे बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। लेकिन वैसे जैसे अगर हम बात करें वरुण की, तो वरुण जो है 165 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। तो उसका 165 वर्ष में जो चक्कर लगाता है वो उसका एक वर्ष होता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे दूर है वो, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह अपनी धुरी अक्ष पर भी घूमते हैं। मैंने अभी बताया कि वो अपने अक्ष पे भी घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, और साथ में पृथ्वी का, सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। ये आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। आगे है, ऐसा माना जाता है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति क्या है, 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो ये आपको सौरमंडल के बारे में आपको मैंने बताया। सौरमंडल का थोड़ा सा आपको मैप दिखाया जिससे आपको समझ में चीजें आए कि देखो अपने जितने भी ग्रह हैं सब अपने अपने मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं, कोई किसी के मार्ग को काट नहीं रहा है, ठीक है। और सब एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं, तभी हम इनको ग्रह बोलते हैं, नहीं तो हम जो ग्रह नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो कभी भी हो तो याद रखना सौरमंडल का प्रधान कौन है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य क्यों है, क्योंकि सूर्य ही सबको रोशनी देता है और सब सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे सौरमंडल का प्रधान कौन है, सूर्य है। ये आपको पता हो जाएगा, अब याद रहेगा। अब हम बात करेंगे सूर्य की, ठीक है, सन की बात करेंगे। और आप लोग पता होगा कि सन जो है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, ठीक है ना। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा होता है, एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी सबसे नजदीक है, इसीलिए हम उसको सूर्य कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु लगभग 46,000 मिलियन वर्ष है। तो बहुत ज्यादा एज है अभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि सूर्य नष्ट होने वाला हो तो IAS तैयारी करने की छोड़ दें, ठीक है। तो तैयारी करते रहना, अभी बहुत दिन है इसमें, तब तक हम लाखों करोड़ों वर्ष तक हम करोड़ों बार जन्म ले चुके होंगे। कभी मच्छर में, कभी मच्छर के रूप में जन्म लेंगे, तो कभी जो है चींटी के रूप में, कभी मानव के रूप में। अभी मानव चल रहा है, फिर आगे हम लोग क्या क्या जन्म लेते हैं। तो अब ये कहीं घबराना मत कि सूर्य नष्ट खत्म होने वाला है और हम क्या करें, ठीक है। तो इसकी एज बहुत ज्यादा है, अभी एकदम निश्चिंत रहना। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। हमारा सूर्य किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा यही गैस पाई जाती है। अब यहाँ दिया है, देखो सबका परसेंटेज भी दे दिया गया है। ये सब परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। जैसे पूछा जाएगा कि हमारे सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा, लगभग 74% गैस पाई जाती है ये, ठीक है। और हीलियम कितना पाया जाता है, 25%, और अन्य तत्व 1%। और ये चीज आपको बता देता हूं, जो हाइड्रोजन और हीलियम यही दोनों आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिससे बम विस्फोट होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय जब संलयन होता है तो उस दो गैसों के मिलने से तो ऊर्जा निकलती है। तो वही ऊर्जा जो हमारे तक सूर्य की पहुंचती है, वो ऊर्जा वही है जो हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट में कुछ तथ्य सूरज के बारे में दिए गए हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य में कितना हाइड्रोजन होता है, तो 74%, हीलियम कितना होता है 25%, और 1% में अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया, सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो उसका प्रक्रिया क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे जो है ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इतना ऊर्जा जो है, इतना किलोमीटर दूर है पृथ्वी और सूर्य। तब भी अब देखो प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी तेज होती है कि 8 मिनट में 1400 किलोमीटर, 14 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की सफर पूरा करते हुए प्रकाश हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल बहुत हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये इतना किलोमीटर है। और आप खुद देखो, कुछ लोग कहते हैं ना कि ग्रहों का प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप देखो इतना लंबा, इतना दूरी है सूर्य की, ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी आती है और हमारे यहाँ जो है लोगों के शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गर्मी में लोग काले हो जाते हैं, ठीक है, तो और हमारे शरीर का आधा ज्यादा शरीर क्या है? पानी है। इसके अलावा ज्वार भाटा उठ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर ग्रहों का पड़ता है। वो अलग बात है, आप कोई माने या ना माने। अब बात करते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी में 3 सतह होती है। एक होता है क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक क्रोड होता है। उसी तरह से सूर्य के अंदर भी 3 सतह पाई जाती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और इस हर ग्रह की सतह पाई जाती है, लेकिन अभी तक हम हर ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आज इतना सेंटीग्रेड होने के कारण ही आज तक कोई सूर्य पर जा ही नहीं पाया है, इतना ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, और क्रोड का तापमान कितना होता है? तो लगभग 15 मिलियन। ठीक है, 1,50,00,000 सेंटीग्रेड, लगभग 15 मिलियन जो है सेंटीग्रेड तापमान किसका होता है? क्रोड का तापमान होता है। तो क्रोड में ही हीलियम और हाइड्रोजन मिलते हैं और मिल करके प्रकाश बाहर की ओर निकलता जाता है। ठीक है, जिसे यहाँ दिया है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 8 मिनट 18 सेकंड में वो हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। अब आप देखो कितना दूर होने के बावजूद भी हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी दोपहर में देखा होगा। तो आप समझो कि अगर जो उसके नजदीक ग्रह होगा तो क्या वहां जीवन संभव है? अभी नहीं संभव है वहां। जैसे बुध ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह, वहां पे जीवन अभी संभव नहीं हो पाया है। आगे बात करते हैं। अब देखो एक मैप बना दिया गया है, इस पे आपको डायग्राम बना है। पृथ्वी, ये सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्य की आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे देखो सूर्य का जो ऊपरी बाहरी परत है, देखो सूर्य की जो बाहरी परत है इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर बोलते हैं। और इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है फोटोस्फीयर की। ठीक है, और तापमान कितना होता है इसका? 6000 सेंटीग्रेड होता है, याद रहेगा। दूसरा जो लेयर होता है, ये तो पहला लेयर हो गया। दूसरा जो लेयर हुआ इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। मध्य जो सतह है इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर की। इसकी मोटाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर की होती है। और लगभग इसका तापमान कितना होता है? 32,400 सेंटीग्रेड। 32,400 सेंटीग्रेड का तापमान ये इसमें पाया जाता है, इस क्रोमोस्फीयर में। ठीक है, और तीसरा कौन है? क्रोड है। और क्रोड का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री होता है, सेंटीग्रेड होता है, या डिग्री में डिग्री करें, सेंटीग्रेड में होता है। उसको अगर लिख दिया गया है, अब उसको ठीक कर लेना। ठीक है, सेंटीग्रेड में होता है। अब देखो क्रोड में ही जो है क्या होता है? तापमान क्या होता है? तो ये हीलियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और मिलने से प्रकाश जो है बाहर की ओर निकलता है। तो जहां पे मिलेंगे वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे बाहर की ओर आएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर 15 मिलियन तापमान क्रोड पर, और सतह पर तापमान कितना है? तो 6000 सेंटीग्रेड तापमान है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो जहाँ पे गैसें मिलती हैं वहाँ तापमान ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बाहर आएंगे वैसे तापमान में कमी हो जाएगी। लेकिन फिर भी तापमान कितना होगा सतह का? तो 6000 सेंटीग्रेड। अब याद रहेगा कि पृथ्वी की तरह सूर्य की भी आंतरिक संरचना होती है और इसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के जो सूर्य है उसकी बाहरी सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी मोटाई कितनी है 5000 किलोमीटर, तापमान कितना है 6000। फिर पूछा जाएगा कि सूर्य की आंतरिक संरचना में फोटोस्फीयर और क्रोड के बीच में कौन सा लेयर होता है, उसका नाम क्या है, तो क्रोमोस्फीयर नाम है। ठीक है, तो ये सब चीजें जानना बेहद जरूरी है सूर्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर सूर्य ना होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। अगर सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता तो हमारे यहाँ जीवन असंभव है। हमारे यहाँ चाहे वर्षा हो, चाहे तापमान हो, चाहे हवा का चलना हो, चाहे तूफान का आना हो, चाहे चक्रवात का आना हो, सब के पीछे मानसून का आना हो, यहाँ तक कि आदमी काला और गोरा क्यों है, ये भी इसके पीछे कारण कौन है, सूर्य है। यही डिसाइड कर देता है कि कौन व्यक्ति काला रहेगा और कौन व्यक्ति गोरा रहेगा। जैसे आप लोग जरा बताना कि कभी कोई सुना है या देखा है कि कोई चाइनीज काला होता है? क्यों नहीं देखा? क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य रोशनी तिरछी पहुंचती है, तो इसलिए वहां के लोग गोरे पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग गोरे पाए जाएंगे, वहां काले नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कभी तमिलनाडु के व्यक्ति को आप काला देखिएगा, वो गोरा नहीं मिलेगा। नाइजीरिया के व्यक्ति को कभी आप देखिएगा गोरा, कोई देखा है किसी अफ्रीकन को गोरा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए वहां के लोग काले पाए जाते हैं। और हम इंडिया वाले क्या हैं, संक्रमण जोन में आते हैं, तो हमारे यहाँ काले भी हैं और गोरे भी हैं। बात समझ में आ गया? ये चीज है। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर सौरमंडल के ग्रहों की बात करते हैं। कुछ पहले ग्रह की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो सन दिया हुआ है। ठीक है, ये सन है, सन का रोशनी देखो चारों तरफ बढ़ रहा है, फैल रहा है। ये सबसे पहला जो ग्रह है वो कौन सा है, मरकरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको सजाने के लिए कि सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में सबसे पहला ग्रह कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 पे कौन है। तो नंबर 1 पे कौन है, मरकरी बुध है। नंबर 2 पर वीनस शुक्र है। 3 पर अर्थ पृथ्वी है, देखो पृथ्वी है, बिल्कुल देखो बादल दिखा दिया गया है। फिर कौन है, मार्स मंगल है। फिर जुपिटर बृहस्पति है। फिर सैटर्न शनि है। फिर यूरेनस वरुण है। और नेपच्यून अरुण, और फिर नेपच्यून क्या है, वरुण है। तो ग्रह कितने हैं ये आपको दिख गया होगा। बात समझ में आया? तो आपको क्रम से अगर पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा, तो देखो सबसे पहला ग्रह कौन सा होगा, तो मरकरी होगा, बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, तो मंगल। फिर 4 ग्रह ये हो गए और फिर 4 ग्रह इनको पढ़ लेना है। फिर ये कौन सा हो गया, जुपिटर हो गया, और फिर ये शनि हो गया, और फिर क्या हो गया आपका अरुण और वरुण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बात यहाँ आपको थोड़ा बताना था, यहाँ गौर करना ध्यान से। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिन पे छल्ले पाए जाते हैं, ये देखो छल्ला पाया गया है, तो शनि पे छल्ले दिखते हैं, लेकिन छल्ला इस पे यूरेनस पर और नेपच्यून पर भी पाया जाता है। वो हमें जो है दिखते नहीं, क्योंकि अभी वो गैसों के बने हैं और गैसों की मात्रा कम है, इसलिए हमें छल्ले वो दिखते नहीं है। लेकिन यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है इस मैप में, इसीलिए हमने इस मैप को डाला कि जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, और जुपिटर पे भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा इतना धीम होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, जब हम दूरबीन से देखते हैं तभी हमें वो दिखाई देते हैं, सैटेलाइट से। मार्स हो गया, इसे देखो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें ऐसे चीजों को हमें याद रखनी है। इन ग्रहों के क्रम को आपको हमेशा याद रखना है और आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, अब आकार की बात करें तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, ये मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, तो सबसे बड़ा पहले कौन होगा, बृहस्पति होगा। नंबर 1 पर बृहस्पति, नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना। नंबर 1 पे कौन होगा, बृहस्पति होगा। नंबर 2 पे कौन होगा, शनि होगा, यहीं आपको दिख रहा है। ठीक है, 3 पे कौन होगा, तो वरुण होगा। 4 पे अरुण होगा, यूरेनस होगा। 5 पर पृथ्वी। तो हमारी आकार में हमारी पृथ्वी किस नंबर पे आई, 5 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन होगा, मंगल होगा। 7 नंबर पे कौन होगा, शुक्र होगा। 8 नंबर पे कौन होगा, मरकरी होगा। आप समझ में आ गया होगा कि 8 नंबर पे कौन है, मरकरी। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, मरकरी। याद रहेगा। तो एक बृहस्पति सबसे बड़ा है और मरकरी सबसे, ये बुध सबसे छोटा है, याद हो जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि पृथ्वी के दोनों तरफ अगल बगल कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह पाए जाते हैं। तो देखो ये पृथ्वी है और पृथ्वी की एक तरफ मंगल है और एक तरफ कौन है, शुक्र है।
बात समझ में आ गया। तो हमें ये दोनों ग्रह हैं, इनको हमें याद रखना है। ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें खोजने पड़ते हैं कि जिससे हमें हमारा अपना जीएस क्या होता है, मजबूत करना है। और ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आप जितना मैप में देखेंगे उतना चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। अब मैंने पहले बताया था कि जो सूर्य से ग्रह सबसे नजदीक होगा वो चक्कर सूर्य का पहले लगा लेगा, लेकिन जो ग्रह जितना दूर जाएगा उतना ही उसका जो है परिक्रमण काल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और देखो सबके रास्ते बने हैं, इसी रास्ते पर वो चक्कर लगाते हैं, उसी रास्ते पर वो चलते हैं। कोई किसी के रास्ते को काटता नहीं है। अगर कोई किसी के रास्ते को काट देगा तो वो ग्रह नहीं कहलाएगा, जैसे प्लेटो ने काटा था, आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ग्रह उसी को कहते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश ना हो। अभी आगे बताओ, परिभाषा लिखी हुई है, जिनका अपना कोई प्रकाश ना हो और जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्ष में करते हो, निश्चित परिपथ पर करते हो या निश्चित मार्ग पर करते हो, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रह कहा जाता है। तो हम टोटल 8 ग्रहों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन 2 ग्रह और भी बताऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, चीजें मैंने जो बताया इसको आप बार बार देखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको चीजें वो याद हो जाएंगी। अब देखो ये सूर्य के बारे में दिख रहा है। देखो सूर्य में ये देखो धब्बे जो दिख रहे हैं, ये देखो, इन्हीं को सौर कलंक बोलते हैं। सौर कलंक एनसीईआरटी में देखा होगा, यही सौर कलंक है। यही गैसों के रूप में अंदर में करते हैं और बाहर की ओर आकर के जलते चले जाते हैं। तो कहीं कहीं धब्बों में बहुत तेज तेज विस्फोट होता रहता है सूर्य में, तो इन्हीं को सौर कलंक कहते हैं। देखो, और ये देखो बिल्कुल रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जलता हुआ दिख रहा है, आग का गोला जैसा, ठीक है। तो सूर्य हमारा ऐसे ही है, और जो ये रोशनी निकल रही है, यही सब रोशनी हमारे यहाँ पहुंचती है। देखो ये हमेशा जलता रहता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलते रहते हैं। याद रहेगा सबको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इमेज दिखाने का प्रयास किया जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखो यहाँ लपके, देखो यहाँ लपके निकल रही नहीं निकल रही हैं सब, ठीक है। तो ये लपके हमें चारों तरफ निकलती रहती हैं और यही सब प्रकाश का कारण बनती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह क्या है, तो देखो लिखा है कि हमारी पृथ्वी के समान आकाश में अनेक ऐसे पिंड हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और रात में चमकता है, लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश है लेकिन इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सब अपारदर्शी पिंड है। अपारदर्शी पिंड मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ न दिखाई दे, अपारदर्शी पिंड है जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिसे हमारी पृथ्वी करती है। ये अपने अक्ष पर घूमते हैं और अपने निश्चित अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों जो चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग, जो पथ है उसे हम लोग अंडाकार पथ बोलते हैं। अंडा ऐसे होता है ना, ऐसे, तो अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर सूरज है तो पृथ्वी यहाँ है, तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंडों को ही ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन, जिनका प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, आकाशीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। वर्तमान सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो क्रम से इस प्रकार है, जैसे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुल 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार है क्रम से: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हो सकता है कि लिख के आपको याद करें तो जल्दी याद ना हो, लेकिन जब आप इमेज देख करके याद करेंगे तो चीजें क्या होंगी, आपको बिल्कुल याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग करना जिससे आपको चीजें याद हो, और आप लोग मैप बार बार देखते रहना। देखो मैं यहाँ पे भी मैप बना दिया हूँ, देखो, ठीक है, समझाने के लिए, बाकी तो मैंने वहाँ बना हुआ है। तो देखो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये मैंने बना के प्रयास किया समझाने को। ये सन है, वही जो ऊपर मैं बना था इसी को। और देखो इसे परिक्रमा पथ कहते हैं, मार्ग कहते हैं, जिस मार्ग पर ग्रह अपना चक्कर लगाते हैं। किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी अब, ठीक है। एक बीच में देखो यहाँ आया है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, 29 अप्रैल को एक न्यूज आई थी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक से एक क्षुद्र ग्रह जा रहा है, जो है पृथ्वी से टकराएगा नहीं लेकिन उससे बहुत नजदीक जाएगा। तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो है घूमते रहते हैं, और
जो है ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी पर आके गिरते भी हैं, जिसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, और इन्हीं को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे, जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो ये मंगल के और बृहस्पति ग्रह के बीच ये पट्टी पाई जाती है। ग्रह इसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं पर चट्टानों की, यही पाए जाते हैं। ठीक है, ये वहाँ इकट्ठा एक जगह एक पट्टी में पाए जाते हैं। इसकी भी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चूंकि यहाँ दिख रहा था तो आप लोग को डाउट ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको केवल अभी बता दिया है थोड़ा सा। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, अब आ गया बुध। अब बुध के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपसे कि बुध जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखो यहाँ लिखा है, यह सूर्य के सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, यह वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। ये मतलब यहाँ वायुमंडल का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। दिन का तापमान 390 सेंटीग्रेड और रात का तापमान 170 सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो लगभग 220 तापांतर यहाँ पर पाया जाता है। तापांतर कैसे निकाला जाता है? तो दिन और रात के तापमान के अंतर को हम जो कहते हैं उसी को बोला जाता है तापांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिन का तापमान कितना है? 390 सेंटीग्रेड है, और रात का तापमान कितना है? 170 सेंटीग्रेड है। अब दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 220 सेंटीग्रेड हो गया। तो 220 सेंटीग्रेड का तापांतर हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे अधिक तापमान, अगर तापमान नहीं पूछ रहा है, ये तापांतर कह रहा है, ये बात याद रखना। अभी तापमान अलग चीज है, तापांतर पूछ रहा है। तो तापमान क्या होता है? एक निश्चित समय का होता है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो जब दिन और रात के तापमान के अंतर को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसको तापांतर। जैसे हमारी पृथ्वी पर तापमान कब निकाला जाता है? तो दिन का जो 2 से 3 बजता है, तो 2 से 3 बजे के बीच में हमारे पृथ्वी पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि, ध्यान समझना, मान लीजिए 2 से 3 बजे की पृथ्वी पर तापमान निकला गया 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, और रात के जो जब सुबह होती है, तो सुबह का जो 5 बजता है, तो उस समय भी सुबह के 5 बजे भी जो तापमान होगा सबसे न्यून होता है पूरे पृथ्वी पर। तो मान लीजिए उस समय पे तापमान कितना था? 20 सेंटीग्रेड। तो 40 और 20 का जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये हमारा तापांतर हो गया पृथ्वी का। बात समझ में आ गया? तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को निकाला जाता है, याद रहेगा। देखा होगा, जब कितना भी ठंडी, गर्मी, बरसात क्यों ना हो, जब 5 बजता है तो देखा होगा हल्की सी ठंडी लगती है, नहीं लगती है आपको? और आप नींद में ही चद्दर खोजना शुरू कर देते हैं आसपास। चद्दर नहीं मिलता है तो बेडशीट ओढ़ लिया, बेडशीट नहीं मिला तो देखा अगर पड़ोसी कोई आपका है, बगल में सोया हुआ है, कोई भाई है, कोई बहन है, मम्मी पापा, उनका चद्दर खींच के ओढ़ लिया, या तो गद्दा के नीचे ही घुस गए। ठीक है, तो कभी कभी जो है क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ओढ़ लेते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह का तापमान क्या होता है? अचानक गिर जाता है। ठीक है, तो सबसे न्यून तापमान 5 बजे का ही होता है। अब क्या कह रहा है ये? सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। तो बुध का जो साल होता है वो 88 दिन का ही होता है। 88 दिन में एक साल पूरा कर लेता है बुध, और चक्कर पूरा कर लेता है। किसका? सूर्य का। ठीक है, में पूरा कर लेता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब ये होता है कि जो ग्रह का चक्कर लगाएं उसे हम उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जबकि पृथ्वी का, ये पृथ्वी मान लेते हैं तो ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी का। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध के पास कोई भी ऐसे उपग्रह नहीं जो उसका चक्कर लगाएं। ठीक है ना? अगला है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह जो है यह आकार में पृथ्वी से छोटा है। मैंने भी आपको दिखाया भी था कि यह आकार में क्या है? पृथ्वी से छोटा है। इसके ऊपर बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह। ठीक है, इसके ऊपर H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। तो इन बादलों पर सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो ये सूर्य रोशनी परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती है और चमकने लगती है। इसीलिए हम शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। यह आकार में पृथ्वी से छोटा है। इसके ऊपर H2SO4 के बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। इन बादलों से सूर्य किरणें परावर्तित हो जाती हैं, जिससे यह ग्रह चमकीला दिखाई पड़ता है।
इसीलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे H2SO4 के बादल पाए जाते हैं, इसीलिए ये चमकीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। ये चमकता बहुत है, ठीक है, और ये तारे की तरह हमें दिखाई देता है। जब शाम होती है तो ये पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और जब सुबह होती है तो ये पूरब की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, तो हमें ये शाम को कहाँ दिखाई देता है, शाम पश्चिम की तरफ, और सुबह कहाँ दिखाई देता है, पूरब की तरफ। शुक्र, तो शुक्र एक चमकता हुआ तारा की तरह दिखता है, इसलिए शुक्र को भोर का तारा, इसीलिए शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर मतलब होता है सुबह, तो सुबह के समय भी ये दिखता है और शाम के समय भी दिखता है, तारे की तरह चमकता रहता है, इसीलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं इसको, तो सारे चीजों को हमें जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां गौर करना, पृथ्वी के निकटतम होने के कारण, यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है पृथ्वी से छोटा, लेकिन आकार में थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण ही जो है इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद और क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि चमकता बहुत अच्छा है। ठीक है, और बहुत इतना अच्छा चमकता है, जब इसको हम दूरबीन से देखते हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सौंदर्य का तारा देवता, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ठीक है ना। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर दिन का तापमान कितना है, 490 सेंटीग्रेड, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे CO2 की मात्रा क्या है, 96% है। तो 96% CO2 की मात्रा पाए जाने के कारण ही ये सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। जबकि बुध क्या था, उसका तापांतर बहुत ज्यादा था, लेकिन शुक्र का तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ कार्बन की मात्रा क्या है, ज्यादा पाई जाती है, कार्बन CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% CO2 पाया जाता है, 3.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, और 0.01% सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है इसके वायुमंडल में। अब बताओ जरा, इस पे जीवन संभव होगा? जहां कार्बन की मात्रा 96% पाई जाती है, तो वहां यह स्थिति है। अब आप कल्पना करो, पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, और हम उसी में परेशान हैं गर्मी को लेकर के। जलवायु परिवर्तन जो है, ग्रीन जो है, हरित गृह प्रभाव, ये सब दुनिया को लेकर के हम जलवायु परिवर्तन लेके मचाए हुए हैं, पर्यावरण का नष्ट हो जा रहा है। इतना होने पर भी अब आप सोचो कि जहां 96% है वहां स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है, आगे यहां पर अधिक तापमान और CO2 की अधिकता के कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा बनी रहती है। प्रेशर कुकर मतलब की दशा बनी रहती है कि वहां पर हमेशा जो है स्टीम की तरह हवा, गैस निकलती रहती है उसकी सतह पर, इसलिए प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनी रहती है वहां पे। ठीक है ना। इसके अलावा सभी ग्रहों की विपरीत जो है पूरब से पश्चिम में सूर्य की परिक्रमा करता है। सारे ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं, सूर्य की पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, जबकि ये पूरब से पश्चिम करता है। अर्थात शुक्र ग्रह पर सूर्य जो है, सूर्य उदय पश्चिम में और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूरब में होता है। ठीक है, ये कारण है। अगला, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो 225 दिन लगाता है। ठीक है, और जब अक्ष पर घूर्णन करता है तो 243 दिन लगा देता है घूमने में। इसका मतलब कि इसका घूर्णन काल क्या है, बहुत धीमा है, बहुत ही धीमा है इसका। ठीक है ना।
इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ही ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह भी पता चला है कि शुक्र ग्रह के केंद्र में लोहे और निकेल के भंडार का पता चला है कि वहां निकेल और लोहा ज्यादा पाया जा सकता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। पता होगा मंगल मिशन एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो है उसकी कक्षा में हम पहली बार पहुंचे, सतह पर नहीं पहुंचे हैं, उसकी कक्षा में हम सैटेलाइट भेजने में सफल हुए थे और जो 2014 में पहुंचा था वो, और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रहा था। ठीक है। लिखा है यह सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे और आकार में 7वें स्थान पर आता है। ये मंगल अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण ये झुका क्यों है इसको आगे बताऊंगा मैं कि पृथ्वी 23.5 अंश कैसे झुकी हुई है, उसको मैं इमेज में जब पृथ्वी समझाऊंगा तो वहां बताऊंगा, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसी कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान अवधि का दिन रात पाया जाता है। तो यहाँ पर 24 घंटे का दिन पाया जाता है, 24 घंटे 37 मिनट का। तो पृथ्वी पे भी 24 घंटे का पाया जाता है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि दोनों में कुछ समानता है। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है वहां जीवन हो सकता है, पाया जाए। ठीक है। करता है अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, तो ये पूरा करता है जो है 24 घंटे में। ठीक है। कुछ 37 मिनट और 23 सेकंड में पूरा कर लेता है। जबकि सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिन में पूरी करता है। ठीक है। तो उसका एक साल कितने दिन में पूरा होता है, 687 दिन में। तो हमारी पृथ्वी का लगभग दुगुना से दुगुना हो जाता है, दुगुना से थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। ये पूरा करता है। अब देखो ये मंगल का ये मैप बना हुआ है, देखो मंगल रेड कलर का दिख रहा है, और इस पे देखो जो ये काले काले धब्बे हैं ये घाटियां हैं। ठीक है। इस पे देखो धब्बे पड़े हुए हैं। नदी देखो, ये नदी घाटी बनी हुई है। ठीक है। ये नदी घाटी माना जाता है कि यहाँ कभी प्राचीन काल में नदी रही होगी जो सूख गई है, और ये बड़े बड़े धब्बे यहाँ पर सब दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये जो सफेद कलर का है, देखो यहाँ बर्फ भी जमी है थोड़ा बहुत, ये दिखाया गया है। ठीक है। तो और जो है इसीलिए कहा जाता है कि आगे भविष्य में कि मंगल पे हो सकता है कि जीवन पाया जाए। ठीक है। तो ये बात याद रखना। ठीक है। आगे देखो इसकी सतह को और मैप पे दिखाया गया है और क्लोज करके दिखाने का प्रयास किया है। देखो ये देखो घाटी पाई गई नहीं पाई गई है। ऐसे ही ये वीरान क्षेत्र है और बिल्कुल रेड कलर की वह मिट्टी पाई जाती है। देखो ये ऐसे ऐसे उसकी सतह दिखती है। ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसे सतह दिखेगी तो क्या कहेंगे कि मरुस्थल है वो। ठीक है। तो मरुस्थल भी हमारे यहाँ ऐसे ही पाया जाता है, वहां पे पूरा हर क्षेत्र ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है ना। अब आगे क्या दिखा है, इसकी सतह पर ज्वालामुखी पर्वत, सूखी नदी घाटियां और मरुस्थल पाए जाते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया है। ठीक है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, देखो इस पॉइंट का बहुत ध्यान समझना, हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है हमारे पृथ्वी पर। जबकि मंगल पे पूरे सौर मंडल का 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है, 25 किलोमीटर है उसकी ऊंचाई। कितना है, क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया कहते हैं इसको, ओलंपिका भी कहा जाता है, या ओलंपिक्स मांस भी इसको बोलते हैं, मांस भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। ठीक है। तो कोई भी आपको आ जाए तो याद रखना, ओलंपिका भी इसको बोला जाता है। ठीक है। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, तथा यहाँ पर सबसे गहरी घाटी पाई जाती है जिसे मैरीनेसिया कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है और सबसे गहरी घाटियां मंगल पे ही पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। इसके अलावा इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है लाल ग्रह, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाए जाने के कारण ही इसको जो है आयरन ऑक्साइड, ये लाल ग्रह भी कहा जाता है। बिल्कुल रेड दिखता है, ये अंतरिक्ष में देखोगे तो रेड दिखेगा। ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं। कितने, 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं या 2 चंद्रमा हैं इसके। तो 2 चंद्रमा कौन कौन से हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह मंगल के पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी कितने पाए जाते हैं, एक केवल चंद्रमा ही है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। पूरे जितने भी उपग्रह पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा जो उपग्रह होगा वो कौन है, डीमोस है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा वो आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। आगे भारत ने अपना पहला मंगल मिशन अभियान, आप वही मैंने जो भी बताया आपको, 5 नवंबर 2013 को शुरू किया था। 5 नवंबर 2013 को शुरू किया था
और पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में हम स्थापित कर दिया हमने सैटेलाइट। मंगल मिशन मूवी देखा होगा, उसमें दिखाता है कि कैसे हम कितने मेहनत से हमने जो सफल बनाया। इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसको भी हम कहीं का निबंध आ जाए महिला सशक्तिकरण से तो हम उसको वहाँ डाल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, पूरे सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में यह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। हमारी 1300 गुना, 1300 पृथ्वी का शामिल किया जाए तब जाकर के एक जुपिटर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है, ठीक है ना। और देखो ये सूरज है, ये बृहस्पति है। अब देखो बृहस्पति पर अलग अलग पट्टियां पाई जाती हैं, दिख रहा है, अलग अलग पट्टी पाई जाती है, सबके कलर देखो अलग अलग है। और यहाँ जो छेद है, ये जो छेद है ना, ये छेद पृथ्वी के बराबर है। जो ये धब्बा है ये पृथ्वी के बराबर धब्बा है। ये बात समझ में आया। देखो यहाँ भी धब्बे हैं, कई धब्बे हैं, लेकिन जो ये वाला धब्बा है, रेड वाला है, ये पृथ्वी के बराबर धब्बा है। इसकी चर्चा आगे की गई है, वही इसीलिए बताने के लिए मैंने मैप डाला है कि जिससे आपको समझ में चीजें आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिखा है कि बृहस्पति की सतह पर लाल, पीली, भूरी और सफेद लहरदार पट्टियां दिखाई देती हैं जो मुख्यतः सल्फर और फास्फोरस से निर्मित है। तो देखो पट्टी दिख रही है, नहीं दिख रही है, इस पे लाल भी है, सफेद भी है, भूरा भी है, सब पीला भी है, सब पट्टी दिख रही नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यही वो चर्चा की गई है यहाँ पे। अब जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और इमेज देखते हैं ना तो हमें चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी के बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है, अर्थात 67 चंद्रमा इसके यहाँ पाए जाते हैं। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। तो यहाँ 67 पाए जाते हैं। लेकिन अभी करंट अफेयर का न्यूज एक आया था, जो नवंबर और दिसंबर की न्यूज थी करंट अफेयर में, कि 20 उपग्रह शनि के खोजे गए। तो शनि के 62 उपग्रह थे और उस समय नवंबर तक सबसे अधिक उपग्रह किसके थे, बृहस्पति के थे। लेकिन चेंज हो गया, अब सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, और 82 उपग्रह हैं। उसके आगे चर्चा मैं आपको करूंगा, ये करंट अफेयर की न्यूज है ये, ठीक है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है 9 घंटे में। हमारी पृथ्वी कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में घूर्णन करती है। और ये 9 घंटे 55 मिनट में एक बार चक्कर लगा लेता है। इसका दिन कितने समय का होता है, 9 घंटे का। 9 घंटे में दिन और रात दोनों हो गया, बस समझ में। तो यह पर बहुत तेज गति से घूमने वाला ग्रह माना जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शनि की चर्चा करेंगे। शनि की बात करते हैं तो शनि पर आप लोग देखा होगा छल्ले पाए जाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। पहले छल्ला देख लो, ये आपको दिखेगा इमेज में, देखो, ठीक है। ये छल्ले पाए गए हैं, दिख रहा होगा, देखा होगा। तो छल्ले गैसों के बने हुए हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में आपको बताना है। यहां ध्यान देना, यह सौर मंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ये, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर पे आपका कौन है, आपका यही शनि है, ठीक है। ये बात रखना। ये इस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जो गैसों के बने हैं, और इन छल्लों की संख्या कितनी है, 10 छल्ले हैं जो आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। 10 छल्ले हैं पाए जाते, जिसे कैसनी डिवीजन कहा जाता है। तो इन छल्लों को क्या कहते हैं, कैसनी डिवीजन बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो शनि ग्रह पे जो छल्ले पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है, और उसे छल्लों को कहते क्या है, तो कैसनी डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शनि के वायुमंडल में सूर्य की तरह हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। तो पूछा गया है एग्जाम में कि सूर्य की ही तरह और कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर हाइड्रोजन और हीलियम भी पाया जाता है, तो वो कौन सा है, शनि ग्रह है, ठीक है ना। इसके बारे में याद रखना। सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि के हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 82। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अधिक उपग्रह इस समय वर्तमान में किसके हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हो गए हैं, तो शनि के हो गए हैं। ये बात आप लोग याद रखना, जरूर याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो चुका है। हो सकता है आगे कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाए और पूछ दे इस वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। कितने हैं,
82 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। तो शनि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। ठीक है, इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। किसको? शनि को। शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है ना। ये देखो शनि का मैप बनाया दिखाया गया है जिससे आपको समझ में चीजें आ जाएं कि क्या है। और देखो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है तो ये अंतरिक्ष है। ठीक है, यही अंतरिक्ष है। देखो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यही अंतरिक्ष है। देखो ठीक है ना, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये पृथ्वी पे इस समय रात में जब कभी आप रात में देखेंगे क्या कहते हैं आसमान को, तो ब्लैक दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो अंतरिक्ष ही है जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा ये कब कितने दिन में पूरा करता है? 29 वर्ष में पूरा करता है। ये 29 वर्ष लगा देता है सूर्य की परिक्रमा करने में। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य से दूर जाते जाएंगे, वैसे ग्रहों का जो पथ होगा, जो उसका मार्ग होगा, रास्ता होगा, वो लंबा होता चला जाएगा, तो टाइम लगेगा। अब यहाँ गौर करना है, जो अगली बार बताना था मैंने जो बताया था कि मंगल का जो डीसो उपग्रह था वो सबसे छोटा था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है, जो आकार में बुध ग्रह के बराबर है। तो सौर मंडल का यही एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल भी है। जैसे हमारे पास वायुमंडल हमारे पृथ्वी के पास, वैसे उपग्रह के पास भी वायुमंडल है। कौन सा वायुमंडल है? तो वहां पर भी ये देखा गया है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, और सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है पूरे सौरमंडल का उपग्रहों में ये माना जाता है। ठीक है ना। 2004 में कैसनी उपग्रह भेजा गया था शनि पर, और तो जा करके वो जो है वहां पर पहुंचा था। ठीक है, एक मैंने चर्चा नहीं किया, आपको पहले मैं बता देता हूं इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में, कि बृहस्पति पर एक ग्रह भेजा गया है। याद रखना, बृहस्पति पर ग्रह भेजा गया है, उसका नाम है जूनो। ठीक है, यहाँ मैंने चर्चा नहीं किया लेकिन आप लोग समझ लेना, केवल जूनो उपग्रह भेजा गया है। ये भेजा गया है 2012 में। 2012 में उसके बृहस्पति के लिए भेजा गया है कि बृहस्पति कक्षा में जाएगा और बृहस्पति के बारे में हमें जानकारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, कब भेजा गया वो? 2012 में। और अब जानते हो कब पहुंचेगा? 2024 में पहुंचेगा वो। कहाँ? बृहस्पति की कक्षा पे। तो आज वर्तमान में वो चल रहा होगा, वो उपग्रह नासा ने भेजा है। तो लगभग 10 साल लग जाएगा उसको बृहस्पति के कक्षा में पहुंचने में, वायुमंडल में पहुंचने में 10 साल लगने वाला है। ठीक है, इतना दूर है हमसे, हमारी पृथ्वी से। ठीक है ना। आगे क्या है? अब आते हैं यूरेनस। ठीक है, अरुण की बात कर लेते हैं। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाया जाता है। ठीक है ना, मीथेन पाया जाता है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है, और सूर्य इसकी परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो 84 वर्ष लगा देता है। 84 वर्ष लगा देता है इस सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरा करने में। तो आप समझो कि कितना दूर होगा सूरज से। ठीक है, आगे क्या है? जैसे शुक्र ग्रह मैंने बताया था कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, वैसे शुक्र ग्रह के समान यह भी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखना। इसके पास 21 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं, अर्थात 21 चंद्रमा इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यह अधिक झुकाव के कारण, 98 डिग्री झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका झुकाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। और इसके चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। मैंने आपको वहां इमेज में शुरू में दिखाया था, इसके भी किनारे किनारे छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्ले पाए जाते हैं, वो बहुत धुंधले होते हैं, जो हमें दिखाई ठीक से नहीं देते। जब हम दूरबीन से देखते हैं तभी हमें वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और अगला है नेपच्यून, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्रह की खोज जो है 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी। इसकी खोज कब की गई थी? 1846 में इस ग्रह को खोजा गया था। इसकी सतह नीली दिखाई देती है। सतह कैसी दिखती है? नीली दिखती है। और क्यों दिखती है? क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, और मीथेन गैस जो है नीले कलर की दिखती है। ठीक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहे जाते हैं। लेकिन नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है।
ठीक है ना। तो याद रहेगा ये, तो क्योंकि इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है। आपको घरों में जो चूल्हा जलता है सिलेंडर का, तो देखो का खाना जब पकाते तो नीले कलर का दिखता नहीं दिखता है गैस, तो क्या है, मीथेन गैस होती है। तो हमारे एलपीजी में मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए वो हमें नीला दिखता है। तो नीला ग्रह इसीलिए इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि नीली सतह, इसकी सतह नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है ना। आगे दे रहा है कि इसके चारों ओर 4 छल्ले पाए जाते हैं, इसके भी, ठीक है, याद रखना। आगे क्या कह रहा है, वरुण पर एक विशाल धब्बा पाया जाता है जिसका आकार पृथ्वी के बराबर है। उस पर भी एक धब्बा पाया जाता है जिसका आकार क्या है, पृथ्वी के बराबर है, और यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और यहाँ देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कितना लंबा समय लिया कि 165 वर्ष लग गया इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, जिसका मतलब है कि इसकी दूरी कितना होगी सूरज से, ठीक है ना, इसका पथ कितना बड़ा होगा। यह अपनी धुरी पर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो 16 घंटे का दिन इसका होता है, दिन रात मिलाकर के 16 घंटे में एक चक्कर अपने स्थान पे पूरा कर लेता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे पूरा करती है, वैसे ये 16 घंटे में पूरा कर लेता है। इसके पास 13 उपग्रह हैं, जिसमें टिटान सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये नीला कलर का दिख रहा है और ये धब्बा दिख रहा है, यही धब्बा है जो पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी के आकार का धब्बा ही इतना बड़ा है जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है। तो देखो एक नीले कलर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो यही जो है, क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है इसीलिए नीला दिखता है, याद रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तापमान जो होता है ये 273 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, माइनस 273 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, क्योंकि सबसे दूर है तो सूर्य प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, बहुत कम पहुँचता है, इसलिए यहाँ माइनस में तापमान पाया जाता है, ठीक है। अब हम जो चर्चा करेंगे आगे वो देखोगे, यहाँ ध्यान समझना कि जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह ये दो तरह के होते हैं, 2 तरह से इनको बांटा गया है। एक को कहते हैं आंतरिक ग्रह, एक को कहते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। क्यों बांटा गया है आंतरिक और बाह्य ग्रह में, ठीक है। तो आंतरिक जो ग्रह होते हैं ये चट्टानों के बने होते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग वहां देखना, और आपका टारगेट भी यही क्लास 6 की एनसीईआरटी कल सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जो चट्टानों के बने होते हैं, और बाह्य ग्रह उसे कहते हैं जो द्रव और गैस के बने होते हैं। तो जो द्रव और गैस के बने ग्रह होते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, और जो आंतरिक ग्रह जो चट्टानों के बने होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब चट्टान से कौन कौन बने हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों चट्टान से बने हैं, तो इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, वरुण ये जो है ये गैसों द्रव के बने हैं, तो इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको गलत ना होने पाए, जिससे आपको चीज जो है ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो है अपना क्वेश्चन सही करें, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। याद रहेगा आप सबको, ठीक है ना। तो ये आंतरिक ग्रह है और ये क्या है, बाह्य ग्रह। मैंने बता दिया क्यों कहते हैं कि चट्टानों के बने हैं तो आंतरिक ग्रह, और जो द्रव और गैस के बने हैं उन्हें क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यम की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे। प्लेटो की जो ग्रह था ये पहले ये ग्रह माना जाता था, लेकिन आज ग्रह की सूची से क्या है, बाहर है, ठीक है ना। ग्रह क्यों, देखो इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। अब इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और बाहर कब किया गया, तो 2006 में 24 अगस्त को प्राग में, पता ये कहाँ है प्राग, तो प्राग में हुए सम्मेलन में इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2006 तक इसको हम ग्रह मानते थे, तो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह नहीं है, तो इसको निकाल दिया गया। अब क्यों निकाला गया सवाल उठता है, क्योंकि इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती है, जो ग्रह की परिभाषा के विपरीत है। हो सकता है समझ में ना आया हो, अब समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपका प्लेटो ग्रह है, देखो ऐसे दिखता है ये, और ये देखो उसकी रास्ता को काट रहा है नहीं काट रहा है, देखो ध्यान से, ये सूरज है और ये नेपच्यून है वरुण, जो देखो आराम से अपने पथ पे रास्ता घूम रहा है, इसका पथ निश्चित है। और मैंने क्या बताया था, ग्रह किसे कहते हैं, जो
अपने मार्ग में चले, किसी के मार्ग को ना काटे, अपने निश्चित मार्ग में परिक्रमा करेगा तभी ग्रह कहलाएगा। अब देखो ये अपना ये किसका मार्ग काट दिया, तो ये नेपच्यून का मार्ग काट दिया था, इसी कारण इसको ग्रह से निकाल दिया गया, ठीक है। और इसको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया कि तुम ग्रह नहीं रहोगे, बौने ग्रह रहोगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। देखो यहाँ तक तो ठीक चला, लेकिन बाद में उसने क्या किया, 2006 में इसने 2005 में ही ये रास्ता काट दिया। और जब काट दिया तो ग्रह के बरादरी से क्या कर दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि इस सब पे नजर रखी जाती है, नासा द्वारा इस सब पे नजर रखी जाती है कि कौन सा ग्रह कितना चक्कर लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। तो ये वही चीजें हैं की गई। तो प्लेटो ने रास्ता काट दिया, इसलिए उसको ग्रहों की बिरादरी से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। आगे क्या है देखो यहाँ पे, अब समझ में आ जाएगा। देखो रास्ता काटा है कि नहीं काटा है, तो इसका मार्ग जो है क्या हो गया, दूसरा मार्ग हो गया। तो जबकि सबका मार्ग निश्चित है, इसका मार्ग निश्चित नहीं है, इसलिए इसको ग्रहों के से बाहर कर दिया गया। अब याद रहेगा सबको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इसके वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है प्लेटो के, ठीक है। अगला एक ग्रह और खोजा गया था 1987 में, उसका नाम रखा गया था कार्ला ग्रह रखा गया, लेकिन इसे अभी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ग्रह खोजा गया है। यह 10वां ग्रह के रूप में कार्ला ग्रह की खोज 1987 में नासा द्वारा किया गया था, जो सूर्य की परिक्रमा 700 वर्षों में करता है। ये कितना समय लगाता है, 700 वर्ष लगा देता है, सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत दूर है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। जब मान्यता कब मिलेगी, जब ये देखा जाएगा कि उसने ग्रहों का चक्कर, वो जो पूरा पथ है उसका चक्कर लगाया या नहीं लगाया। जब लगा देगा तो मान लिया जाएगा और उसको हम ग्रहों में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रह का मैंने आपको बता दिया, 8 ग्रह की मैंने चर्चा कर दी, आपको इमेज दिखा दिया, सूर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सब चीजों को जाने रहेंगे। अब और हम आगे जो क्लास पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उपग्रहों के बारे में, ठीक है। जैसे आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी मैं कल समझाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा चंद्रमा के बारे में, तो समझ में चीजें आएंगी। अब यहाँ देखो दिया है उपग्रह, वे पिंड जो अपने अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पिंड अपने अपने ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा देखो कब प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और फिर रात में रिफ्लेक्ट करके चमकता है वो, ठीक है। तो ऐसे सब चमकते हैं। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है, और कभी कभी हम जब सैटेलाइट जो भेजते हैं इसको भी उपग्रह कहा जाता है, ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वो कृत्रिम उपग्रह है, मानव द्वारा निर्मित है, और ये जो है किसका है, प्राकृतिक है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं 82, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखो ये इमेज बना दिया गया है, जैसे ग्रह है और इसका चक्कर कौन लगा रहा है, उपग्रह लगा रहा है, तो इसको हम उपग्रह बोलते हैं, जिसे हम चंद्रमा भी बोल देते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी के ये बृहस्पति की या शनि के कितने चंद्रमा है, तो 82, या उपग्रह कितने हैं, तो 82 है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये बिल्कुल फिजिक्स है। ये इसको अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। तो आप लोग इमेज देखते रहना, उसको बहुत अच्छे से देखना, इससे चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। और जहां डाउट हो तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो टारगेट है आज का, वो टारगेट यही है कि आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी सबको पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको पूरा चैप्टर एक बार पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। और जहां डाउट होगा उसको आप पूछेंगे हमसे, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगला क्लास जो चलेगी उसके आगे मैं उपग्रह के बारे में बताऊंगा, ये महाविस्फोट बारे में बताऊंगा, तारा कैसे होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, इसके बाद अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, इन सब की मैं चर्चा एक एक करके करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है। इसी क्लास फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।